हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट देखेंगे जो 70वीं बीपीएससी के लिए हो रहा है फ्रेंड्स। और आज टेस्ट नंबर 11 है, ठीक है। और इससे पहले भी जितने भी टेस्ट है वो अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में, तो जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज जो एडिटोरिया का है फ्रेंड्स, जो ऑथेंटिक बुक का है, और आधार सीरीज जो एनसीईआरटी बेस का है, वो सारे अपलोड हो चुके हैं, तो जाके आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, करंट अफेयर जो एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके आ रहा है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और परफेक्शन आईएएस का भी करंट और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, 1773 के विनियमन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, और इसका आंसर क्या होगा, इसमें सही ही पूछ रहा था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, जिसमें इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित कर दिया था। और कौन बने थे बंगाल के पहला गवर्नर जनरल फ्रेंड्स, तो वारेन हेस्टी बने थे। ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। और इसने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, तो जो बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो 1774 में की थी। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी। कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने की अनुमति दी गई थी, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा, भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था, तो ये सही है। और ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामले पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसने प्रावधान किया कि सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, तो ये गलत है फ्रेंड्स। 1781 के संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार होना चाहिए, न कि 1784 में, तो इसलिए वो गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा, वो सही उत्तर पूछ रहा था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे पहले फ्रेंड्स देखेंगे गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत कौन सी है। तो प्रस्ताव केवल सभापति की अनुमति से ही पेश किया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। और उठाया गया मामला निश्चित हालिया और महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता का विषय होना चाहिए, तो ये सही है। राज्यसभा को सरकार की निंदा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, तो ये भी सही है। और इसे स्वीकार करने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा था, तो ए गलत था। स्थगन प्रस्ताव संसदीय व्यवस्थाओं में विशेष रूप से संसद या राज्य विधानसभाओं जैसे विधायी निकायों में उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रियात्मक युक्ति है। यह किसी सदन के किसी सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के विशिष्ट मामलों पर चर्चा करने के उद्देश्य से दिन के कामकाज स्थगित करने के लिए पेश किया जाने वाला प्रस्ताव है। और यह केवल अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है फ्रेंड्स, न कि केवल सभापति की अनुमति से। तो यह केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, सभापति की अनुमति से नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें और कूट की सही से व्याख्या करना है। इसमें देखना है सही कौन से है मिलान। तो इसका देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो 1909 अधिनियम से क्या हुआ था, तो 1909 अधिनियम से मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो ये एक सही है। और 1919 में क्या हुआ था, तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किया गया था,
तो इसका हो जाएगा सी। उसके बाद 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, तो ये सही होगा क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था तो 1919 में लगाया गया था और 1935 में से समाप्त कर दिया गया था। और 1947 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, उत्तरदायी सरकार दे दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यह पूछ रहा है इसमें गलत है, कितने कथन गलत है ऐसा पूछ रहा है, तो कितने गलत कथन हो गए, इसमें 2 कथन गलत हैं। यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी कानून की सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत यह गठित एक वैधानिक निकाय है, तो ये सही है। और ये दोनों गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ही हो, तो ये गलत हो गया। और इस समिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य शामिल होते हैं, न कि राष्ट्रपति द्वारा, तो 2 गलत था, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा था, तो ये किसके बारे में कहा था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची मिलान करना है फ्रेंड्स, सूची 1 और सूची 2। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल सदस्य और मंत्रालय, तो इसमें देख लेंगे फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, सिंगल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मामला दिया गया था, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या दिया गया था फ्रेंड्स, तो शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। R.K. पनमुगलम शेट्टी को क्या दिया गया था फ्रेंड्स, तो सी का आंसर हो जाएगा 4, वित्त मंत्री। और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, तो ये ज़्यादातर पूछता है राजेंद्र प्रसाद के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि दिया गया था, तो ये बहुत बार पूछा हुआ सिंगल क्वेश्चन बिहार के लिए, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और भी देख लेते हैं किसको किसको क्या मिला था, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और विदेश मामले दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मामले, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई को दिया गया था रेलवे और परिवहन, R.K. सनमुगलम को दिया गया था चट्टी को वित्त मंत्री, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कानून, जगजीवन राम को श्रम, और बलदेव सहाय जिसको ज़्यादा बल होगा वो रक्षा मंत्री बनेंगे, तो रक्षा दिया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य दिया गया था, C.H. भाभा को वाणिज्य, रफ़ी अहमद किरदवई को संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति, B.N. गाडगिल को निर्माण, खाद्य और बिजली मंत्रालय दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मंत्रालय से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सही होगा फ्रेंड्स। तो 44वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। मिनी संविधान के रूप में 42वां संविधान संशोधन को माना जाता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर सकती है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। संविधान संशोधन द्वारा जो 368 और 368 कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं संविधान की संघीय विशेषता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संविधान के संघीय विशेषता है, तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें 2 और 3 है, ठीक है। 9 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान, ये हमारे संघीय विशेषता हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। और देख लेते हैं संविधान के संघीय विशेषताएं में क्या क्या आती है।
तो शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका और द्विसदनीयता आता है। और संविधान की एकात्मक विशेषता में क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स? तो एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकाल प्रावधान जो एकल विशेषता के बारे में आते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन गलत हैं? यहाँ पे कितने कथन गलत बोल रहा है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन गलत है। जिसमें कौन कौन है? तो संसदीय प्रणाली की सबको सरकार की वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और संविधान संसदीय प्रणाली को केवल केंद्र में स्थापित कर सकता है, राज्य में नहीं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। और भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय है, तो ये भी गलत है। ठीक है। इसमें है संविधान संसदीय प्रणाली न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी स्थापित किया जाता है। और भले ही भारत संसदीय प्रणाली काफ़ी हद तक ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है, लेकिन दोनों के बीच कुछ बुनियादी अंतर है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। इसके अलावा भारतीय राज्य का एक निर्वाचित प्रमुख जो गणतंत्र होते हैं, और जबकि ब्रिटिश राज का एक वंशानुगत राज प्रमुख होते हैं, राजतंत्र होते हैं। इसलिए दोनों गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें गलत ही पूछ रहा था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे कितने कथन सही है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल एक सही है। मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देता है, और तो पहला गलत है। और इसमें कौन सा सही है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वे प्राकृतिक न्यायोचित है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है न्यायोचित है, जबकि डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें गलत हो गया, वे निरपेक्ष है, वे पवित्र, तो ऐसा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है। और ये मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उसे उचित प्रबंधों के अधीन रखा गया है। और ये क्या है कि संसद पीछे वे पवित्र हैं, तो ये पवित्र नहीं है, और संसद द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से उसे कम या निरस्त किया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 11 का एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से किस संविधान अधिनियम को संदर्भित करता है। तो इसने सहकारी समिति के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था। इसने सहकारी समिति के संवर्धन पर राज्य की नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका शीर्षक सहकारी समिति है। तो किसके बारे में इसकी संदर्भित करता है फ्रेंड्स? तो सहकारी समिति का गठन जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, उसके बारे में ही बोल रहा था। नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और सही सुमेलित, कितने सही सुमेलित है, ये ध्यान रखेंगे कितने सही सुमेलित है। तो ब्रिटिश संविधान न्यायिक समीक्षा, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और अमेरिका संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है, तो ये भी गलत है। और आयरिश संविधान राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किया गया है, तो ये सही है। और कर्नाटक संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार लिया गया है, तो दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार, कानून प्रशासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रीट और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय लिया गया है। अमेरिका में तो एकल नागरिकता है ही नहीं फ्रेंड्स, तो अमेरिका से तो लिया ही नहीं जा सकता है, तो इसको दोनों को एक इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए वो गलत हो गया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, तो ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया था फ्रेंड्स, इसीलिए दोनों गलत हो गया था। आंसर उसका हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है हम भारत के लोग भारत को एक बनाने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ये हमने प्रस्तावना में भी देखे हैं फ्रेंड्स कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का दृढ़ निश्चय करते हैं तथा इसके सभी नागरिकों को निम्नलिखित सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हम लोग देखे हैं फ्रेंड्स। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्र हमारे पास 5 है। स्थिति और अवसर की समानता 2 है। और उसके बाद गरिमा, सभी के बीच गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व। हमारे संविधान में इस अवसर पर उपस्थित सभी लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्ति करता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी से सार्वभौमिक मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो चारों सही है फ्रेंड्स, इसमें सही पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन कौन सी कथन सही होगी। तो बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल में कहा गया था, जो 1973 में हुआ था, कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की राय को खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और तो ये गलत हो गया। और प्रस्तावना के प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य है, तो ये भी गलत है। प्रस्तावना गैर न्यायसंगत है, अर्थात इसके प्रस्तावना कानून की अदालतों में लागू नहीं होगा, तो दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित के लिए अधिकृत करता है, तो क्या क्या है फ्रेंड्स? इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1, 2 और 4 सही है, जिसमें किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी राज्य का क्षेत्रफल को कम करना और किसी राज्य का नाम बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 और नए राज्य को स्थापित करने के लिए होता है, अनुच्छेद 2 में होता है फ्रेंड्स, इसलिए वो गलत हो गया था। नेक्स्ट है अभिकथन है, अभिकथन और कारण दिया है। तो भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है के रूप में वर्णित किया गया है, और कारण में क्या है कि संघ सरकार राज्यों को नष्ट कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को नष्ट नहीं करती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। भारत को सही रूप में विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संघ सरकार राज्य को नष्ट कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को नष्ट नहीं कर सकती है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान द्वारा किसी राज्य को क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी देता है। अमेरिका संघीय सरकार संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य नहीं बना सकती या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को नहीं बदल सकती, इसलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित करता है, तो ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट है विदेशी शत्रुओं और प्राकृतिक नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत को कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो विदेशी शत्रुओं को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो वो सही है। और भारत में प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र नहीं है, तो ये भी एक गलत है फ्रेंड्स, पहला सही है। ठीक है, विदेशी शत्रुओं को गिरफ्तारी और हिरासत की सुरक्षा नहीं देते हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। विदेशी शत्रुओं को मित्रवत विदेशियों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त है, जैसे उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा नहीं मिलता, जो अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। और दूसरा गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत है क्योंकि गलत ही पूछ रहा था।
कि भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म के नागरिक जिससे नागरिक और प्राकृतिक नागरिक की ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र प्राकृतिक नागरिक नहीं होते, जबकि वो जन्म नागरिक होते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं लिखा, जब भी आप भी राष्ट्रपति वाला पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा नहीं लिखता है कि भारत का जन्म नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा नहीं बोलता। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, या प्राकृतिक रूप से हुआ या जन्म से हुआ, वो पूछता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, सिस्टम थोड़ी सी हैंग हो गई है, ठीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होते हैं फ्रेंड्स, पता नहीं टेक्निकल अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से अधिकार एक अनिवासी भारतीय एनआरआई को प्राप्त है लेकिन भारत के प्रवासी नागरिकों ओसीआई को नहीं। तो इसमें से देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 1, जिसमें वोट का अधिकार और सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ये जो निवासी को ही प्राप्त है, जबकि एनआरआई को प्राप्त नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। एनआरआई भारत का नागरिक है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, जो रोजगार, निवास, शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए अस्थायी रूप से दूसरे देश में प्रवास करते हैं, उनको सारे कुछ अधिकार मिलते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है देश की दोहरी नागरिकता का अधिकार उसे बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे, जब भी दोहरी नागरिकता, जैसे कि भारत में कोई भी है जो अमेरिका जाके दोहरी नागरिकता ले लेते हैं तो उनकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। क्योंकि यहाँ पंचायतों के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, तो पंचायतों में जो वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एग्जाम के ध्यान रख लीजिएगा, जो 243 जो आई होता है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचायत के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के बाद 1 वर्ष के भीतर उसके प्राप्त प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल की सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का लोकतंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि किस पे आधारित है फ्रेंड्स, कि 22 का आंसर हो जाएगा सी, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। तो किस में कहा गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोहले मामले में। तो इसमें लिखा है कि ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कथन और कारण दिया हुआ है, कथन और कारण, दूसरा कथन और पहला कथन और दूसरा कथन दे रहा है, और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पहली बार 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम अध्यादेश को प्रख्यापित करने का अधिकार देता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 123 और 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की भी शक्ति दी गई है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसमें 123 है ना, वो राष्ट्रपति का है, और 213 जो अध्यादेश है वो राज्यपाल का है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है, लेकिन दूसरा कथन पहला कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी 24 का।
फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। और जो भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडलों के चुनाव के सिद्धांत में शामिल है। क्या क्या शामिल है? तो यह वयस्क मताधिकार पर होता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक मतदाता सूची होती है। और इसके बाद है मतदाता सूची का निर्माण धर्म, जाति, लिंग आदि का कोई स्थान नहीं होता है, और राजनीतिक दल अपने मानदंड रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो चारों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और उपयुक्त में सही उत्तर ही पूछ रहा है। तो B.R. अम्बेडकर द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव अंतिम प्रस्तावना की नींव रखी। तो फ्रेंड्स बता दें कि उद्देश्य प्रस्तावना B.R. अम्बेडकर नहीं किए थे, ये जवाहरलाल नेहरू किए थे। और कब किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 जो हुई थी संविधान सभा का जो गठन पहला वाला हुआ था उसमें किए थे, ना कि B.R. अम्बेडकर किए थे। तो वो गलत हो गया। दूसरा है प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करती है। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें और प्रावधान निम्नलिखित में से किस संशोधन से संबंधित है वो देखना है। तो राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया, और यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इसमें मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो किसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला संविधान संशोधन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन गलत है। कितने कथन गलत है? ऐसे बोल रहा है कितनी कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसे अनुच्छेद 301 के तहत 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बिल्कुल सही है। और इसके संविधान के भाग 12 के तहत रखा गया है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और यह केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ये गलत है। तो इसमें कितनी कथन गलत पूछ रहा था, तो कितने कथन गलत है? तो केवल 2 कथन गलत है और 2 कथन सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा उसे नहीं हटाया गया था फ्रेंड्स। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A में कानून बना दिया गया था, ठीक है। तो वो गलत हो गया था। और ये जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, ना कि केवल नागरिकों के लिए। तो आंसर बी। नेक्स्ट प्रोटेम स्पीकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स अभी लोकसभा चुनाव हुई थी, तो अब इसके बारे में प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जब पहली लोकसभा चुनाव होती है ना, तो प्रोटेम स्पीकर की स्थापना होता है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें गलत पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। तो ये सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के प्रावधानों के तहत की जाती है। तो दूसरा गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर गणेश वासुदेव मोलवंकर थे। तो ये सही है। और वह सभी निर्वाचित सदस्यों के पद की शपथ दिलवाते हैं। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा था? तो गलत होता है बी, ठीक है। सदस्य की वरिष्ठतम और अनुभवी सदस्यों की उनकी निष्पक्षता और प्रक्रिया के समझ कारण चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, न कि 94। यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे कि 94, ये 94 के अधिनियम से नहीं किया जाता, 93 के प्रावधान अनुच्छेद से किया जाता है। इसीलिए दो गलत हो गया, मतलब बी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें और भारत के संविधान में संशोधन के विरुद्ध अधिकार द्वारा उपयुक्त अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रकलित है। तो 30 का आंसर हो जाएगा। आंसर अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये अधिकार है फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। और मानव तस्करी, इसका 2 कथन सही है, ठीक है।
इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति की गरिमा को गारंटी देता है। ठीक है, तो और उसके बाद अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, मस्त भिखारी और जबरन श्रम के अन्य समान रूपों के प्रतिबंध लगाता है। इस प्रावधान को कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों और खादान या निर्माण कार्य या रेलवे जैसे अन्य खतरनाक गतिविधियों में और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर रोक लगाया जाता है, लेकिन यह किसी भी हानि या निर्दोष कार्य में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका हो गया 2। भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 था, तो आंसर हो जाएगा इसका सही बी। ठीक है, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के आर्टिकल्स आपको 29 to 30 है फ्रेंड्स। ठीक है, और कारखानों में बच्चे, तो ये वाला सही था और मानव तस्करी 2 सही था, जबकि ये अस्पृश्यता का उन्मूलन समता का अधिकार में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं तो कौन के होते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनता द्वारा सीधे चुने गए व्यक्ति को पंचायत समिति का सदस्य होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें और उपयुक्त अधिकारों में से किसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो क्या क्या दिया गया है, आंसर हो जाएगा केवल 3 अधिकार हैं, जिसमें आश्रय की संपत्ति के अधिकार को नहीं दिया गया है, तो ये पहले कट कर लेंगे फ्रेंड्स। और विदेशी यात्रा का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, वोट का अधिकार, तो इसमें क्या क्या है, तो मौलिक अधिकार, आश्रय का अधिकार, विदेशी मौलिक अधिकार में क्या क्या दिया गया है, तो आश्रय का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 सही है, तो इसमें सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है। तो पहला देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी नहीं किया जा सकता जब हिरासत न्यायालय के अधीन अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो ये सही है। और जब कर्तव्य विवेकाधीन हो तो अनिवार्य न हो तो परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारों के खिलाफ उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है, तो ये सही है। तो गलत कौन सा है फ्रेंड्स, तो सी, निषेध रीट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उपलब्ध है, तो सी गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, निषेध रीट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह प्रशासनिक अधिकार विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के लिए विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, तो सी गलत हो गया, बाकी सब सही है। 34 का देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत ही पूछ रहा है, तो आंसर इसका देख लेते हैं गलत कौन सा है। तो वे कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य दोनों की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, तो पहला गलत है। सिद्धांत निर्देशक एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का गठन करते हैं। उनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों को साकार करना है। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि पुलिस राज की, जो औपनिवेशिक युद्ध के दौरान मौजूद था, तो पहला गलत हो गया। और इसमें पूछ रहा है कि दूसरा है वे देश की आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, तो ये सही है। और यहाँ पे वे अपने उल्लंघन के लिए न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और निर्देशक सिद्धांत द्वारा राज्य कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए किया गया, तो ये सही है। तो 1 और 3 गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 1, 2 और 4 सही है। तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ये सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है? ठीक है, तो इसमें 36 का आंसर हो जाएगा डीपीएसपी लागू करने योग्य नहीं है जबकि मौलिक अधिकार लागू करने योग्य है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 37 नंबर। तो और कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के में शामिल है? तो मादक पेय और दवाओं को सेवन पर प्रतिबंध, तो ये सही है फ्रेंड्स। और नीति निर्देशक सिद्धांत में गायों के वध पर प्रतिबंध भी है। मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रतिबंध ये मौलिक अधिकार में है, तो ये गलत हो गया क्योंकि वो डीपीएसपी में नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी। 1 और 2 सही है, परंतु तीसरा ये मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रबंधन मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। 4A में नहीं, वो 4 में ही सुनिश्चित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया। 4A में क्या किया है? तो उसमें मौलिक कर्तव्य को किया गया है, तो इस पहला गलत हो गया। और संविधान निर्देशक सिद्धांतों को 3 व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, उदार बौद्धिक है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स 38 का, कि संविधान में निर्देशित सिद्धांत का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी है, हमारा प्लेलिस्ट में आपको घटना चक्र पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इससे सारे कुछ उसमें अपडेट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा? कूट यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसका कूट है 1 और 2 सही है। तो राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार करना और राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करना, ये दोनों सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ए में तो 1, 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करना है। 40 का गलत जोड़े की पहचान करना है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50, तो ये सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना, ये भी सही है। 46 अनुच्छेद 46 में है। सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, तो ये 44 में है। तो 44 में नहीं है फ्रेंड्स, ये 45 में है, क्योंकि 44 में समान नागरिक संहिता है, तो इसलिए गलत हो गया। और ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, ये बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत पूछ रहा है। तो संविधान संशोधन की शुरुआत राज्य विधानसभाओं में की जा सकती है, तो गलत है फ्रेंड्स, ये सिर्फ संसद में किया जाता है। विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जाना चाहिए, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो संविधान संशोधन के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों गलत है। और दो सदनों के बीच असहमति की स्थिति में कोई संयुक्त बैठक नहीं होता, तो यही है सही फ्रेंड्स कि 108 जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसमें संविधान संशोधन के लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये सही है। और 1 2 3 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 368 संसद के विशेष बहुमत और राज्य की समिति से संशोधित किया जा सकता है, तो ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। और नए राज्य के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, तो तीनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है
संविधान निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथन में से भारत के संविधान के मूल संरचनाओं का सिद्धांत को दर्शाता है। तो कौन कौन सा है इसमें फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की कुछ विशेषताएं इसके लिए इतनी आवश्यक है कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। तो पहला तो सही है और इसमें सही भारत के संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत में पहला सही है। मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है या छीना नहीं जा सकता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा था सिर्फ भारत के संविधान के मूल संरचनाओं का सिद्धांत दर्शाता है, तो पहला ही सही है इसमें और ये तीनों सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और अविश्वास के लिए क्या क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें कितने कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लोकसभा नियमों के निम्नलिखित 198 में उल्लिखित है। तो अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लोकसभा नियमों में 198 में उल्लेखित है, इसलिए कथन तो पहला सही है। फिर दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में की गई है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। अब भारतीय संविधान के अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तो ये गलत है। और प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों की समर्थन आवश्यक है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और लोकसभा का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है, तो ये भी सही है। तो 3 सही है और दूसरा गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संसद में कार्यवाही की प्रक्रिया और संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, राज्य के सभी मामले पे चर्चा करना, ये गलत है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को दबाने में पुलिस बल के उपयोग के मुद्दे पर चर्चा करना, संघ सरकार के नियंत्रण में किसी उपक्रम में हिंसक उपद्रव से निपटने की मुद्दा पर चर्चा करना और औद्योगिक श्रमिकों की मांग को दबाने के मुद्दों पर चर्चा करना, तो तीनों सही है, जबकि पहला गलत है। 46 का है भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही पूछ रहा है। तो भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो ये सही है। भारत एक संप्रभु राज्य है, तो ये भी सही है। भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है, तो ये भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अंतरराज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा केवल 3 मतलब डी सही है। परिषद नीति और कार्रवाई को बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करता है, तो आंसर हो जाएगा डी और दोनों गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 268 अंतरराज्य परिषद की स्थापना के विचार करता है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के संबंध समन्वय प्रभावित करता है और अंतरराज्य परिषद की स्थापना का विचार करता है, तो ना कि 268, तो ये गलत हो गया। 263 होना चाहिए था। ठीक है, प्रधानमंत्री ऐसी परिषद की स्थापना करते हैं, तो गलत है फ्रेंड्स। ऐसी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है। कौन कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत है। क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी, तो ये सही है। और चंडीगढ़ हालांकि एक राज्य नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, तो ये भी सही है। और यह एक सलाहकार निकाय है, तो ये भी सही है। तो गलत पूछ रहा था, तो गलत सिर्फ एक था, इसका आंसर हो जाएगा ए। 49 का है निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें और कितनी उपयुक्त में से कितनी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आंसर 49 का हो जाएगा बी, बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी,
सशस्त्र विद्रोह और सांप्रदायिक दंगे। तो कितने के लिए भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण के लिए किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो 1 और 3 सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर घोषित किया जा सकता है, जिसे बाहरी आपातकाल भी कहा जाता है, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, कौन सा 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अनुमति देता है। कैबिनेट से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित करते हैं। तो 1 और 3 सही था, मतलब 2 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें और उपयुक्त अधिकारों में कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? 50 का आंसर हो जाएगा सी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया सकता है। और ये अनुच्छेद कितनी है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर देता है। तो 20 और 21 से निलंबित नहीं होता है राष्ट्रीय आपातकाल में भी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सही पूछ रहा है कि कौन कौन कथन सही है। तो 51 का है आंसर फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी घोषणा की तारीख के पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे, वे लागू रहेंगे। तो ये सही है। संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो गलत है फ्रेंड्स, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस राज्य के प्रत्येक विधायक की वोट उतना मूल्य ही अधिक होगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मूल्य अधिक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक इसमें सही कितना पूछा? तो केवल 1 सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनना है। तो 52 का क्या होगा कि संघीय कार्यकारी का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये सही है। और उसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है। राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। तो ये गलत है। और यदि विधेयक संसद द्वारा पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, अनिवार्य है। तो ठीक है, अगर दूसरी बार भेजा जाता है तो स्वीकृति अनिवार्य देना है। तो इसलिए 2 और 3 गलत था, पहला और चौथा सही है। आंसर हो जाएगा सी। 53 का देख लेते हैं क्या है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तभी कर सकता है जब राज्यसभा में किसी विधेयक पर बराबर मत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा केवल अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कर कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। तो 54 का होगा आंसर। गलत कथन को चुनना है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र प्रमुख होता है। तो ये गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये भी गलत है। अब वह अपने किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है। और संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के विशिष्ट प्रावधान निहित है। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। साइज में सारे कुछ गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 55 का कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को अभी चुनना है। तो इसमें सही कथन क्या होगा? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है और वह उसे किसी भी समय पदच्युत कर सकते हैं। तो ये गलत है। और वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये सही है। और वह प्रधानमंत्री अपने नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। तो ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, नहीं भी रहता है, लेकिन 6 महीनों के लिए वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकते हैं। तो ये भी गलत है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो ये सही है। तो 2 और 4 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 56 का निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के संबंधों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 का आंसर हो अनुच्छेद बी,
74, 75 और 78। 74 में क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्य को निष्पादन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनः विचार की अपेक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसा पुनः विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 में क्या है 75 में, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद 78 में क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संसद के मामले के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना। बी में लिखा है संघ के मामले के प्रशासन नियंत्रण को राष्ट्रपति को सूचित करना और संघ की मामले प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करना जिससे राष्ट्रपति मांगे। ठीक है। तो ये तीनों सम्मिलित था। तो 74, 75 और 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो इसका देख लेते हैं आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। तो राष्ट्रपति संसद का एक घटक अंग है। राष्ट्रपति संसद का एक घटक अंग है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति संसद का एक घटक अंग है, तो ये सही है। और 57 का आंसर सी हो जाएगा। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, तो चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न अंग तो है। तो ये दूसरा गलत है। वह हर साल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन करते हैं, तो ये सही है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। 58 का तो आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर पुनः विचार नहीं कर सकता, तो ये गलत है। पुनः विचार कर सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा आ जाता है, वही विधेयक दोबारा आ जाता है तो फिर क्या होता है, बाध्य हो जाते हैं राष्ट्रपति, तो पहला गलत है। और मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। 59 का तो आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को छोड़कर अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, तो ये गलत है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाएगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित ना कि छोड़कर, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या को लोकसभा कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो पहला गलत है। और दूसरा है उपयुक्त प्रावधान 2003 के 51वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो बिल्कुल ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 60 का कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें सही उत्तर कौन से होंगे 60 का आंसर, तो आंसर हो जाएगा बी। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति संवैधानिक रूप में प्रत्याभूति या गारंटी है। उच्च न्यायालयों के मामले में यह संवैधानिक प्रतिभूति गारंटी नहीं है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी। जो सही है वही देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया है। न्यूनतम निर्धारित नहीं किया, लेकिन फ्रेंड्स ये अधिकतम निर्धारित किया गया है, सिर्फ न्यूनतम नहीं किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है और संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल तय नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 62 का आंसर हो जाएगा
62 का आंसर है इसका बी, जिसमें 2 और 4 सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति के तहत सक्षम किए गए किसी भी संदर्भ की सुनवाई करती है। और दूसरा हो जाएगा सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत किसी संदर्भ पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय सरकार पे बाध्यकारी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है। तो संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है, तो ये सही है। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक संशोधन द्वारा कम या समाप्त किया जा सकता है, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ फ्रेंड्स। और जो भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो बुक लिया गया है, सारा बुक लिया गया है, इसमें जितनी भी क्वेश्चन है ना, ये सब लक्ष्मीकांत से लिया गया है, तो आप उस बुक को जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही पूछ रहा है इसमें फ्रेंड्स। तो सही देख लेते हैं। और 64 का आंसर हो जाएगा ए सी, जिसमें दोनों सही है। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो बिल्कुल सही है। और उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अंदर या बाहर किसी भी व्यक्ति का प्राधिकरण को रिट जारी कर सकता है, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना है रिट जारी फ्रेंड्स, तो ये 32 है, अनुच्छेद 32, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है 65 का कि न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अभी तक इसका सही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियम के निष्पादन और आदेशों की संवैधानिक निर्धारण करने के लिए न्यायोचित शक्ति है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पे बने रहेंगे, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें सही उत्तर चुनना है 66 का, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कोई भी सही नहीं है। किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करते हैं, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पे नहीं बन सकता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। 5 वर्ष की अवधि तक जब तक दूसरे राज्यपाल नहीं नियुक्त होते हैं तब तक उनको कार्य करने दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 67 का तो इसके क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो सही है वही हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। उसके पास विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का शक्ति है, ठीक है। तो राज्य के राज्यपाल में विधान परिषद में कुछ शक्ति, ये सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राज्यपाल के पास विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यपाल द्वारा साहित्यिक, विज्ञान, कला, साहित्य, सरकारी आंदोलन और सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्र में या विज्ञान व्यवहार अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को 6ठा हिस्सा मनोनीत करने का है, ठीक है, 1/6। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है 68 का फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं सूची मिलान करके अनुच्छेद और यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। तो 178 में क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है सी। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष होता है। और 182 में, तो 182 में विधान परिषद का अध्यक्ष। 184 में क्या होगा, तो 184 में हो जाएगा डी, जो उपसभापति की शक्ति। और 186 में क्या होगा, तो 186 में अध्यक्ष का वेतन और भत्ते, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है वो देखना है। तो इसका देख लेते हैं 69 का। संविधान ने राष्ट्रपति को कोई विवेकाधीन शक्तियां निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये सही है। और राज्य के
राज्य के मंत्री द्वारा राज्यपालों को दी गई सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई किसी स्थिति में भारत में किस राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है। तो कौन से लिए नहीं है फ्रेंड्स? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी। वह राज्य की विधानमंडल की ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो वो भाग नहीं लेगा, क्योंकि ऊपरी सदस्य मतलब मंत्री अगर वो विधान परिषद का सदस्य अगर मुख्यमंत्री होगा फ्रेंड्स तो वो वोट नहीं दे सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो उत्तर देखते हैं कौन कौन से गलत हैं। तो 71 का आंसर हो जाएगा। जो गलत है वो 1 और 3 गलत है, तो इसमें सही वाला पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद के 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो पहला गलत है। भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन 1956 संविधान 7वें संविधान संशोधन ने संसद को 2 या अधिक राज्यों या 2 या अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है। और गलत कौन सा है? तो संसद समय समय पर उच्च न्यायालय की शक्तियां निर्धारित करती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय की नहीं उच्चतम न्यायालय के लिए करता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये गलत हो गया। तो 1 और 3 गलत है, और तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सशस्त्र बल विशेष शक्तियों अधिनियम या आसपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही है। तो इसका 72 का देख लेंगे फ्रेंड्स, कितने कथन सही है। तो यह सुरक्षा बलों को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, तो ये सही है। यह उन्हें संदिग्ध आतंकवादी पे गोली चलाने और उन्हें मारने की शक्ति देता है, तो ये भी सही है। और यह आसान क्षेत्रों में में की गई कार्रवाई के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, आपको जो परफेक्शन IAS का है ना, इसमें क्वेश्चन ही बहुत लंबा होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका वीडियो ना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे और आप अच्छे से आप इसको सुनेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के संचित निधि पे भारित होता है। तो क्या क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते और पेंशन, और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय। तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, तो ये नहीं है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 73 का ए। नेक्स्ट है 74 का, कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 14(1) जोड़ा है। तो किसमें जोड़ा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति की मंशा, कि राष्ट्रपति ही बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन पूछ रहा है, सही कौन सी है फ्रेंड्स? 76 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये सही है। तो जो सही है उसका देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका है, संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है, तो ये सही है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है, तो ये भी सही है। और संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा भविष्य की किसी भी नियुक्ति से वंचित नहीं किया है, तो ये भी सही है। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 78 का, तो इसका जो गलत है वो देख लेते हैं कौन सा गलत है, बाकी दोनों सही है। तो जो सही है वही देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
तो गलत तो केवल 2 है। और वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों का हस्तांतरण के बारे में सिफारिश करता है, तो ये सही है। और वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो ये भी सही है। और गलत हमारे लिए कौन है, तो गलत हमारा 2 था। ठीक है, ये राष्ट्रपति की नीति आयोग के पूर्वाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम जो अभी लोकसभा चुनाव हुई है, तो शपथ कब लिए हैं, तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, 9 जून को शपथ लिए हैं। ठीक है, जबकि 4 जून को उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इसमें लिखा है सही उत्तर को ही चुनना है, तो जो सही है उसको देख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सिर्फ 3 सही है। संविधान यूपीएससी को भारत में योग्यता प्रणाली का प्रहरी मानता है, तो ये सही होगा, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग। नीति आयोग गैर संवैधानिक है, जबकि जीएसटी परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, ये गैर संवैधानिक नहीं है। गैर संवैधानिक सिर्फ नीति आयोग है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में जीएसटी कर का व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया, और इसने केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी प्रशासन सहयोग और समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही ही उत्तर देना है, तो इसका 83 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 2 सही है। सीएजी भारत के लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, तो ये सही है। सीएजी सार्वजनिक खजाने का संरक्षण है और देश के संपूर्ण वित्त का नियंत्रण करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय के कामकाज में अस्थायी वृद्धि होने पर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 84 का ए। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत इसमें पूछना है, तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी इसमें सभी सही है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये सही है। और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत धारण करता है, तो ये भी सही है। और उसे निजी कानून प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सभी सही है, गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा था, तो इसीलिए इनसे आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, टेस्ट बनाने में बहुत ही टाइम ठीक है फ्रेंड्स, टेस्ट बनाने में काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी एनर्जी लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का कि राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स। तो ये भारत के चुनाव आयुक्त के तहत एक स्वायत्त बॉडी होते हैं, तो आंसर उसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने का फैसला किया, उसने नामांकन की वैधता अन्य बातों के अलावा एक महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करती है, तो किस पे। तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, उसका नाम मतदान सूची में हो, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है 74 संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान स्वैच्छिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन राज्य द्वारा उनका पालन किया जाना अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी में आता है, कौन श्रेणी में इस श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। 88 का एक क्वेश्चन है 88 नंबर का, तो कौन से आते हैं सही सुमेलित, इसमें कौन से हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी, जिसमें तीनों सम्मिलित हैं। तो संघ और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को नगर निकाय में मतदान का अधिकार देना, नगर निकायों को करों, शुल्कों आदि के संबंध में वित्तीय सहायता देना, शक्ति देना और नगर निकाय को शक्तियों का हस्तांतरण करने उन्हें स्वायत्त बनाए रखना। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कथन कारण में कौन सा सही होगा। तो पंचायती राज संस्था पे कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य विधानमंडल पे होता है, तो ये सही है। और विषय ग्राम प्रशासन संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 पर प्रदेश नंबर 5 में है, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा, इसमें 90 का आंसर हो जाएगा डी। नगर निकाय को भंग करने के पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगर निकाय क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन किया जाना चाहिए। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 91 का है निम्नलिखित आयोगों को चुने जो गठन के समय में एक वैधानिक निकाय नहीं थे, लेकिन बाद में एक कानून रूप से अपनी शक्ति प्राप्त कर ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 92 का कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी। ग्राम स्तरों पे ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सभी निर्वाचित ग्राम स्थानीय निकाय में अनिवार्य आरक्षण, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितनी कथन सही है। तो 93 का आंसर हो जाएगा केवल 1, जिसमें कौन से कथन सही है फ्रेंड्स। तो राज्यसभा ने राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटों की आवंटन की है, तो कथन 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट है इसका आंसर क्या होगा 93 का। तो 93 का आंसर हो जाएगा केवल 1, मतलब ए आंसर। 94 का है पंचायती राज संस्थानों के संबंध में कई संवैधानिक आदेश से संविधान ने कुछ मामलों का राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सरकार संविधान द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निर्णय लेने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 94 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 सही है, जिसमें 11वीं अनुसूची में शामिल विषय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाएंगे, ग्राम पंचायतों का विघटन और ग्राम सभा की वित्तीय शक्ति और कार्य। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में सभी ग्राम पंचायतों में एक सचिव होता है। इस संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करें और इसमें सही को चुनना है। तो कौन से सही होगा फ्रेंड्स 95 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, जिसमें वह ग्राम सभा का सचिव भी होता है, वह ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार भी होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका 96 का आंसर हो जाएगा सी। यह अधिनियम 5वीं और 6ठी अनुसूची क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, तो ये गलत है। और नेक्स्ट है 97 का कि ग्राम पंचायत के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही नहीं पूछ रहा है। कौन सा सही नहीं है। तो पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहेगा, तो ये सही है। और यह जहां शेष अवधि जिसके लिए भंग पंचायती राज जारी 6 महीने से कम वहाँ चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और ऊपर दिए गए राज्यों में से किस राज्य में पेशा PESA अधिनियम 1996 को तहत नियम बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 पे। कौन कौन पे फ्रेंड्स। तो इसका पेशा में हो जाएगा
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में है। तो इसमें कर्नाटक नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, कि इसमें 3 पे आसपास जारी किया गया है। नेक्स्ट है, नगर पालिका का अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 99 का, कि राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए तय तारीख से चुना जाता है नगर पालिका का अध्यक्ष को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 100 का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा से निकटता से संबंधित है? तो 100 का आंसर हो जाएगा सी। यह पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी भी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों के मिलने से मिलकर बनाया गया निकाय है। तो आंसर सी हो जाएगा। 101 का है कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे दी जाती है तो आपातकाल क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक जारी रहता है और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई किस स्थिति में राज्य सरकार का अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो 102 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 102 का आंसर हो जाएगा ए, नागरिकों की शिकायत पे। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 103 का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है। तो आंसर इसका बी 1, 2 और 5। इसमें बहुत परफेक्शन है, इसमें बहुत लंबा क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, तो बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो NHRC के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश को NHRC का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। आयोग के सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना अनिवार्य है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन कि सदन की आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें 10 सदस्य होते हैं जिसमें स्पीकर द्वारा 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, तो ये गलत है। इसमें 10 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर के 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, तो ये भी गलत है। और अध्यक्ष विपक्षी दल का से संबंधित होते हैं, तो अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के होते हैं, तो ये दोनों गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कैबिनेट समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सत्य है। और इसमें पहला जो सत्य है वही देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कोई गैर कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य हो सकता है, तो ये सही है। और इसकी स्थापना और विघटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही था, इसलिए आंसर उसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में राज्य की आधिकारिक भाषा के उपयोग में अधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? तो 106 का आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के पास। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करें और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो 106 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 हैं। कौन कौन है फ्रेंड्स? तो पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा कौन कौन है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों की एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 108 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ऐसे क्षेत्र में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारण करना, आंसर बी। नेक्स्ट है स्थानीय सरकार संस्थानों के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित समिति में से कुछ ने स्थानीय सरकार के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नवीनतम थी जिसने स्थानीय निकायों के संवैधानिकरण का नेतृत्व किया है? तो 109 का आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 109 का आंसर हो जाएगा सी, थुंगन समिति।
नेक्स्ट है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ सामान्य प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान है, और सही उत्तर पूछ रहा है तो कौन से है 109 110 का फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और कुछ क्षेत्र में प्रावधान को लागू न होना, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाती। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें कौन से सत्य हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के राष्ट्रपति के पास किसी राज्य के भीतर किसी भाषा को अधिकारित मान्यता देने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही सत्य कथन को चुनना है, तो 112 का आंसर हो जाएगा ए। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का संविधान में सीधे उल्लेख नहीं किया गया, तो ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, 113 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें शामिल नहीं है और सही उत्तर को ही चुनना है, तो 1 3 4 5 6 नहीं है, जिसमें भोजपुर अंग्रेजी मीजो और पाली ये भाषा शामिल नहीं है। लेकिन अभी फ्रेंड्स ये पाली के लिए बात हो रहा था, तो अभी हो सकता है पाली को भी ऐड कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन कि एक विधायक विधान परिषद सदन में भाषण देना चाहता है, उसके पास निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने का विकल्प होगा, तो 114 का आंसर हो जाएगा डी, सभी भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी, राज्य की कोई भी आधिकारिक भाषा में, संविधान में अनुसूचित भाषाओं में से भी कोई एक, और उनकी अपनी मातृभाषा में, तो चारों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है तब उसके अधीन होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रिट क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है विधान परिषद के उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन कौन सी है, तो इसमें दोनों कथन गलत है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कथन सही है, तो कौन से कथन सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है फ्रेंड्स। ये आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा, और मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189 अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित है, तो गलत है फ्रेंड्स, 179 था, तो इसीलिए गलत हो गया था, ठीक है, तो दोनों गलत है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 108 का आंसर हो जाएगा, 118 का आंसर हो जाएगा डी, कौन सा कथन सही है और सही उत्तर पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। तो संसद में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई का सदस्य को उन्मुक्ति है, तो सही है। संसद की बैठक जारी रहने के दौरान सिविल कार्रवाई के तहत सदस्यों की गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्ति है, और न्यायालयों को प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्रवाई की वैधता जांच करने से प्रतिबंध किया गया है, तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 119 का है भारत में आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4, जिसमें भारत में कहीं भी प्रचार करने का अधिकार हो और भारत में कहीं भी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार हो, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन कि चुनाव और जनता के प्रतिनिधित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है, तो 120 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है लोकसभा की नियम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पे भी सही ही पूछ रहा है, कूट में दिया गया है, तो 121 का आंसर हो जाएगा बी।
जिसमें 1, 2 और 4 सही है। समिति अध्यक्ष 15 सदस्य होते हैं, तो ये सही है। समिति की बैठक के लिए कोरम 5 सदस्यों का होता है, तो ये इसमें गलत मुझे लग रहा है फ्रेंड्स। कोरम में 1/10 1/10 होता है फ्रेंड्स। कोरम में 5 सदस्य तो नहीं होते हैं। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि 121 का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो 1 और 4 ही कथन 1 और कथन 4 सही है, ठीक है, और 2 और 3 गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे हो जाएंगे, 1 और 4 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि कोरम में 1/10 ही होता है फ्रेंड्स। समिति के अध्यक्ष 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष समिति के सदस्यों के नामित होता है और अध्यक्ष यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य नहीं होते हैं तो उसे समिति में बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है। कथन 2 भी सही है। कोरम बैठक के आयोग के आयोजित करने के कुछ बैठकों के दौरान निर्णय लेने के लिए आवश्यक लोगों की न्यूनतम संख्या होती है। न समिति की बैठक कोरम आयोजित करने के लिए आवश्यक लोगों की न्यूनतम संख्या 5 होती है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, आवश्यक 5 होती है। लेकिन मैं 1/10 मैंने सुना था, इसलिए मैं बोल रही थी कि कोरम में 1/10 होना चाहिए, तो इसलिए आंसर उसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में एक समान नहीं माना जा सकता है। तो किसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्य का। नेक्स्ट है, चुनाव में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है। तो वो 103 का सही हो जाए, 123 का सही हो जाएगा बी, जिसमें 1 और 2 सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन मंडल दोनों ही आबादी के एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं और आरक्षण प्रणाली में आरक्षित निर्माण क्षेत्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन सभी लोगों को उस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। तो 1 और 2 सही था, पहला तीसरा गलत था। नेक्स्ट है 124 का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वर्तमान में व्यवहार में समानता का प्रतीक है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 4, 5, जिसमें जनहित याचिका, सार्वभौमिक मताधिकार, ग्राम सभा और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तीसरा नहीं है, सबसे पहले आने वाली प्राथमिकता, ये इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 125 का है, विधेयक को संसद के सदनों में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। नीचे कथनों में सही कथन कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का आंसर है डी। तीनों सही है, जिसमें मौजूदा राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने वाला विधेयक, राज्यों की रुचि वाले किसी भी कर या शुल्क को लगाने या बदलने वाले विधेयक और संविधान के अनुच्छेद 348A में उल्लेखित किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का प्रावधान वाला विधेयक है। तो तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष बनने के योग्य निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो लोकसभा बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का ए, संविधान के अनुसार अध्यक्ष सदस्य सदन का होना चाहिए, तो ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 127 का आंसर हो जाएगा, सही पूछ रहा था, तो बी, जिसमें मंत्रिपरिषद किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती, तो ये सही है। और संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण मामलों और विचार विमर्श से अवगत कराने का अधिकार है, तो ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 128 का कि चुनाव के विभिन्न तरीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो इसका 128 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट प्रणाली की तुलना में अधिक प्रतिनिधि है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FATF प्रणाली संसदीय सरकार के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में अधिक सुचारू रूप से कार्य करना संभव बनाती है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, 1 और 3 सही है। 129 का है, राज्यसभा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और गलत कथन को चुनना है। तो 129 का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन गलत है।
नेक्स्ट है 130 का कि लोकसभा के आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन चुनना 130 का, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और 2 सही है। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यदि कोई हो के बारे में विवरण देना होगा। वेबसाइट पर स्वयं के अकाउंट पर अपलोड की गई फोटो या वीडियो के रूप में कोई भी राजनीतिक सामग्री राजनीतिक विज्ञापन नहीं मानी जाएगी। तो ये सही है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 131 का गलत, ए गलत है, जिसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तीसरा सही है। तो राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 गलत था, गलत ही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 गलत है, जबकि तीसरा सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। 132 का, तो आंसर होगा डी, इसमें दोनों कथन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, मैं अपनी बच्ची की टाइम चुरा करके आपको टाइम दे रही हूँ, फिर भी आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और मुझे सब कुछ संभालना होता है और मैं उसका टाइम आपको दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो 133 का क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस संशोधन के लिए राज्यों के बहुमत की सहमति की आवश्यकता होगी। तो 133 का आंसर हो जाएगा सी, केवल सी में सही है, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत इसमें देख लेते हैं फिर, इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत है, पहला सही है, तो सही देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, इसका आंसर होगा बी। 35 का है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसमें सही उत्तर खोज रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर सभी सही होगा, देख लीजिएगा पॉज करके, इसको आराम से रोक लीजिए वीडियो और देख लीजिए कि कौन सा सही है। तो तीनों इसमें सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन कि 105वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 136 का आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसी की पहचान करेगी, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में कितनी उच्च न्यायालयों की एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र शामिल है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, 3 राज्यों में। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा की बराबर शक्ति प्राप्त है। तो 138 का आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए। राष्ट्रपति द्वारा तीनों प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा की मंजूरी देने में, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा को हटाने में, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी देने में और वित्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने में, सभी में है। तो आंसर उसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मौलिक अधिकार का अपवाद है। तो 139 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31C। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार सही कथन को चुनना है। तो 140 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, जिसमें संविधान संशोधन के लिए कोई अलग घटक निकाय नहीं होते हैं, तो ये सही है। और संविधान में संशोधन करने में राज्य विधानमंडल की भूमिका सीमित होती है, तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 141 का आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 सही है। वह सामान्य रूप से पहली बार मतदान नहीं करता, लेकिन वोटों की बराबरी के मामले में एक निर्णायक वोट का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है नीचे दी गई संसदीय समिति में से कौन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1, 2 और 4 है। लाभ के पद से संबंधित, लेखा समिति के संबंधित और 4 में सार्वजनिक उपकरणों की संबंध में समिति। तो आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 143 में कि 143 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर इसका बी 1 और 2 सही है, जिसमें 1977 के विपक्ष के नेता के पद से कोई पारिश्रमिक नहीं जुड़ा हुआ था और भारतीय संसद के सदनों में विपक्ष नेता एक वैधानिक पद है। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही उत्तर देना है। तो 144 का आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 सही है। इसमें यह कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों सदस्यों पर लागू होता है और यह दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सही कथन को चुनना है 45 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें समवर्ती सूची में बनाए गए संसदीय कानून को राज्य द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए और यदि विधेयक पर उनकी सहमति मिलने से पहले मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है तो भारत का राष्ट्रपति पूर्ण वीटो प्रयोग कर सकता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3 सत्य है, जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में विधायिका और कार्यपालिका की बीच सहयोग अधिक है और यह सरकार में सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका आंसर क्या होगा, सही पूछ रहा है। तो तीनों सही है। यह एक निजी विधेयक एवं एक सांसद द्वारा पेश किया जाता है जो सरकार का अंग नहीं होता है। संसद का कोई भी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है और एक निजी सदस्य एक सत्र के दौरान 4 से अधिक विधेयक पेश नहीं कर सकता। तो ये तीनों सही है, आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 148 का कि भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। यह भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का सहारा लिया जाता है। तो संशोधन करने के लिए संयुक्त बैठक का सहारा नहीं लिया जाता है फ्रेंड्स, तो बी आंसर हो जाएगा, उसका गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कथन सत्य कथन को चुनना है। तो 149 का आंसर हो जाएगा बी 1 और 2 सत्य है, जिसमें राजस्व उत्पन्न करने वाली अधिकांश वस्तुएं केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो ये सही है और केंद्र की सरकारी शक्तियां राज्य की कार्यकारी शक्तियों से श्रेष्ठ है। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक भाग है जो भारत में सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी 2 और 4, जिसमें नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।